हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो गाइस? बढ़िया, बिंदास, मस्त। ओके, तो यार देखो, आज हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं SN1 मैकेनिज्म। SN1 रिएक्शन देखने वाले हैं कि क्या होता है। सीधी बात है, ये जो पाथवे होगा, ये जो रास्ता होगा, ये रास्ता पिछले रास्ते से यानी SN2 से ऑब्वियसली अलग होगा। पर सबसे पहली बात तो ये कि यार मतलब हम नए रास्ते की तलाश क्यों कर रहे हैं। तो यार तुम ही बताओ, जिंदगी में हम नए रास्ते की तलाश कब करते हैं? जब पुराने रास्ते से हमें मंजिल ना मिले तो तब हमें नए रास्ते तलाश करने होते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैकेनिज्म्स में ऐसा ही होता है। जब पुराने मैकेनिज्म से नए प्रोडक्ट एक्सप्लेन ना हो पाए, जब पुराने मैकेनिज्म से नए प्रोडक्ट्स या नई सिचुएशंस एक्सप्लेन ना हो पाए, तब हमें नया पाथवे देखना होता है, क्योंकि पुराने पाथवे से कई बार वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाती। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ आप सभी को। इसको देखिए, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसको देखिए। यहाँ पे हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया एंड एज यू कैन क्लियरली सी दिस इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, दिस इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। एंड नाउ एज दिस इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब ये बताओ, अगर हम सिर्फ SN2 पाथवे की बात करें तो 3 डिग्री के अंदर शायद आपको याद होगा कि 3 डिग्री में SN2 रिएक्शन नहीं होता है, नहीं होता ना 3 डिग्री में तो। लेकिन यहां पे पानी के सामने पाया गया, अब एक्सपेरिमेंटली क्या मत सोचा तो ये था SN2 के हिसाब से रिएक्शन ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिएक्शन हुई और वो भी बहुत स्पीड से हुई और बहुत ताबड़तोड़ हुई। अब ये बड़ी अजीब बात है। और उसके अलावा अगर तुम देखो कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल लिया गया है, वो न्यूक्लियोफाइल कैसा लिया गया है, वो न्यूक्लियोफाइल लिया गया भाई कमजोर, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ले लिया। फिर भी रिएक्शन हो रही है और वो भी फास्ट हो रही है, यानी कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। ठीक है, यानी वो अल्टरनेट पाथवे ऐसा क्या है। तो ये बात तो देख के ही समझ में आ रही है कि भाई दो पाथवे, मैंने पहले ही आपको बताया था कि दो पॉसिबिलिटी थी। या तो साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हेलोजन यानी लिविंग ग्रुप निकलेगा, और सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे सामने ये थी कि पहले लिविंग ग्रुप निकल जाए और वो निकलने के बाद फिर अगले स्टेप में कौन अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। ये वही सेकंड केस है। अब यहाँ सबसे पहले क्या होगा, चलिए अब अपन सीधा इसके मैकेनिज्म की ओर चलते हैं, बड़ा ही मजा आएगा। देखिए यहाँ पे सीधा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि आपको दिख ही रहा है यार, इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस इसके अंदर है, क्राउडिंग इतनी ज़्यादा है, तो सीधा अटैक करना फिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ना, R1 R2 R3, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिखाई दे रहा है, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड जो दिख रहा है, इसको ये कमजोर कर देंगे। कैसे? रिपेल करके, रिपेल करके, रिपल्शंस की वजह से ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। एक चीज तो ये होगी, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड कमजोर क्यों हो रहा है, समझ में आया। दूसरा, एनर्जी सिस्टम में भी अवेलेबल होती है, ठीक है ना, कुछ एग्जिस्टिंग गिवन टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे भी एनर्जी अवेलेबल होती है। और अगला रीजन क्या है, ये जो पानी है ना, ये इस केस में गाइज न्यूक्लियोफाइल भी है और यही सॉल्वेंट भी है। न्यूक्लियोफाइल भी यही है और सॉल्वेंट भी यही है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो पानी का मॉलिक्यूल है, इसको देखिए, यहाँ पे इसकी हरकतें देखिए, ये ब्रोमीन को निकालने में हेल्प करेगा। ब्रोमीन पे डेल्टा नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है। तो ये जो माइनस और प्लस है डियर स्टूडेंट्स, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। क्या होगा इनके बीच में? अट्रैक्शन होगा डियर स्टूडेंट्स। तो यानी ये Br को निकालने क्या करेगा, प्रेफर करेगा, Br नेगेटिव को निकालना प्रेफर करेगा। तो ये जो पानी है, ये खुद भी ब्रोमीन को निकालने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए फाइनली ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूट गया। ठीक है, अगर मैं सीधा तुम्हें बता देता कि टूट जाता है, तो आपको फील नहीं आती कि भाई ऐसे कैसे टूट गया, ये क्या है। तो अब शायद थोड़ा आपको समझ में आया होगा कि इट इज ड्यू टू मेनी फैक्टर्स कंबाइंड, जिस कारण ये बॉन्ड टूटा है। अब ये टूटने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, देखो अब हमारे पास यहाँ पे जैसे ही टूटेगा, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये हमारा R3 और ये हमारा R2 और ये हमारा R1। अब ये जो पर्टिकुलर इंटरमीडिएट बन गया, ये इंटरमीडिएट क्या बोलते हैं इसको भाई, कार्बोकेटाइन। यानी पिछले केस में कार्बोकेटाइन नहीं बना था, SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बना था, यहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो SN1 और SN2 पाथवे में फर्क किस तरह का है,
वो आप साथ साथ ही समझते रहिए, अपने आप ही दिख रहा है। वहां पे बड़े ग्रुप होने से नुकसान हो रहा था और यहाँ बड़े ग्रुप होने से फायदा हो रहा है, क्योंकि बड़े ग्रुप होंगे तो यहाँ पे हेलोजन को निकालना क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप को निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगली चीज, जब यहाँ प्लस आता है ना, तो इस प्लस को भी सॉल्वेंट क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वोलाइसिस से स्टेबलाइज करता है। सिंपल शब्दों में बताऊं कि जैसे यहाँ पे हमारे पास सी पे प्लस है, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, पानी के मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी होती है, ओ पे डेल्टा नेगेटिव होता है, तो ये जो माइनस और प्लस है इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये जो सॉल्वोलाइसिस होता है ना, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। सॉल्वोलाइसिस वाले प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है सॉल्वोलाइसिस के प्रोसेस में, दैट एनर्जी हेल्प्स इन ब्रेकिंग द कार्बन हेलोजन बॉन्ड। वो एनर्जी कार्बन हेलोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज आती है। अब डाउट ये आएगा, सर ये तो पहले ही टूट गया ना, अब क्या करेगा, अब तो टूट ही चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अकेला थोड़ी है, ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों यूनिट होंगे, 1 मोल होगा, समझ रहे हो। तो आपने अगली बात क्या समझी कि यहाँ पे इस केटायन के सॉल्वोलाइसिस से एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ दिस कार्बन हेलोजन बॉन्ड। ओके, अब ये आ गया भाई अपने पास कार्बोकेटायन। ये प्लेनर है, प्लेनर है मतलब हमने इसको कौन से प्लेन में एज्यूम किया है, ये जो पर्टिकुलर प्लेन है ना, इस प्लेन में इसको हमने एज्यूम किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं, जैसे मेरे पास एक बुक है, ठीक है, ये देखो आप, ये जो पर्टिकुलर प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, जिस डायरेक्शन में मैंने बुक को रखा हुआ है, तो ये हमारे पास, आप समझ गए, हाँ ये इस प्लेन की बात कर रहे हैं। तो ये R1 R2 R3 ये सब इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। अब ये होने के बाद क्या होगा, अब देखो, अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ, वाटर है। वाटर दोनों तरफ से रिएक्शन कर सकता है, इधर से भी कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। यानी अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि भाई हम भी मोहब्बत करेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन है डेल्टा नेगेटिव है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देगा। अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दिया तो यहाँ बॉन्ड बनेगा, और आप समझ रहे हो अब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, चलिए मैं यहाँ पे शो करता हूँ। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी ये जो अटैक हुआ इसको बोलेंगे कि भाई ये हो गया फ्रंट साइड अटैक। फ्रंट मतलब जिस तरफ हमारा लिविंग ग्रुप था उसी तरफ से ये अटैक हुआ, ठीक है। अब जैसे ये इधर आएगा R2 R3 वापस अपनी पोजीशन पे जहां ये थे ना पहले, वापस उसी तरफ चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे भाई, हाइब्रिडाइजेशन का खेल है सारा का सारा। ये R2 हो गया, ये हमारे पास R3 है, और इसके अलावा यहां पे आ गया हमारे पास OH, ये R1 है, ठीक है। हमने एक स्टेप इसके अंदर मतलब मिस कर दिया, वो एक स्टेप आप समझ रहे हो कौन सा है, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो O पे प्लस आएगा और फिर यहाँ से H निकलता है ना, जिसको डीप्रोटोनेशन बोलते हैं, तो वो एक एडिशनल स्टेप भी इसके अंदर होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से अटैक करूँगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर ये ऐसे इधर गया और तब यहाँ बॉन्ड बनेगा। ये अटैक कौन सा हुआ, ये हुआ वही बैक साइड अटैक जैसा कि SN2 में होता था। अगर ऐसा होगा डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे एक एडिशनल प्रोडक्ट आएगा। वो एडिशनल प्रोडक्ट कौन सा आएगा, इसमें OH इधर आएगा और ये दोनों एडजस्ट होके इन्वर्जन हो जाएगा। ये दोनों एडजस्ट होंगे तो इन्वर्जन हो जाएगा। यहाँ R3, यहाँ पे R2 और यहाँ पे हमारे पास R1, ठीक है। इसका बहुत ही प्यारा वीडियो है, उस वीडियो से आपको इस सारे प्रोसेस की मस्त वाली फील आ जाएगी, मस्त वाली फील आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जो पहला प्रोडक्ट बना फ्रंट अटैक से, इसको बोला जाता है, साथ साथ लिख लेना भाई जो भी करवाया जा रहा है, बढ़िया नोट्स बना लो सुंदर बिल्कुल, ठीक है ना। ATPNs सारे के सारे ATPNs अच्छे नोट्स बनाते हैं, ठीक है ना, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर, ओके। जो सिर्फ मूवी की तरह ऑनलाइन एजुकेशन करते नहीं, अपने को ढंग से नोट्स बनाने हैं तभी रिजल्ट आएगा। तो ये रिटेंशन बनता है, ठीक है। रिटेंशन मतलब जैसी कॉन्फ़िगरेशन पहले थी वैसी की वैसी ही मिल गई अपने को, ठीक है। और ये जो दूसरा बना, ये क्या बना, इन्वर्जन बना। तो खुद ही समझ लो पिछले केस में SN2 में हमें एक ही प्रोडक्ट मिला था, यहाँ पे अगर कायरल सेंटर हुआ, अगर कायरल सेंटर हुआ तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। और अगर तुम इसको ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स, तो ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर्स हैं। और एनांशियोमर्स का जब मिक्सचर फॉर्म होता है, एनांशियोमर्स का जब मिक्सचर फॉर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम डियर स्टूडेंट्स, रेसिमिक मिक्सचर। ये प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, रेसिमिक मिक्सचर रिप्रेजेंट करता है।
तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेप हुए इस रिएक्शन में। सबसे पहले लिविंग ग्रुप यहां से निकल गया, लिविंग ग्रुप के निकलने से केटायन बना, केटायन बनने के बाद फ्रंट से भी अटैक हो सकता है, बैक से भी हो सकता है। फ्रंट से हुआ तो रिटेंशन, बोलो फ्रंट से हुआ तो हाँ रिटेंशन, और उसके बाद बैक से हुआ तो हाँ इन्वर्जन, ठीक है। और उसके बाद लास्ट स्टेप जो इसमें मैंने शो नहीं किया वो है डीप्रोटोनेशन। जब H यहां से निकल जाता है तो उससे हमें न्यूट्रल प्रोडक्ट मिल जाता है। गॉट इट एवरीवन, ठीक है। इस सारे को अच्छे से नोट कर लो और इसमें आइडेंटिफाई करो कि इसमें स्लोवेस्ट स्टेप यानी आरडीएस कौन सा है, क्योंकि अब इसके पॉइंट्स, इसके फंडे, हम सारी चीजें आपको बताने वाले एक एक करके, कई सारे तो मैंने साथ साथ ही बता दिए। तो होपिंग दैट यू आर क्लियरली एबल टू डिफरेंशिएट कि भाई SN1 SN2 में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, और वो शायद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सो एवरीवन, इसमें सबसे आरडीएस स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? पहले वाला भाई, पहले वाला इसका है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि इसमें बड़ी दुखद चीज हुई थी। क्या दुखद चीज हुई थी? बॉन्ड टूटा था, और बॉन्ड टूट के केटायन बना था जिसकी ऑक्टेट क्या थी? इनकम्प्लीट। तो कार्बोकेटायन बनना इसका आरडीएस होता है, कार्बोकेटायन बनना इसका आरडीएस होता है, ठीक है भाई। तो अब देखो एक एक करके अपने को इसके सारे पॉइंट्स लिखने हैं, इसको बढ़िया से समझना है, ठीक है। बहुत बहुत मजा आएगा। और देखो रिएक्शन का रेट आते ही आरडीएस पे फोकस करना है। चलो यार, अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखते हैं, है ना। थ्योरी मतलब कंसाइज होना चाहिए। देखो पहली चीज तो ये हो गई। पहली चीज क्या हो गई? इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, लिख लो जल्दी से। इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन। अगली चीज, अगली चीज यहां पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इसका आरडीएस है, लिखो जल्दी से। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन is the slowest step, is the RDS. Formation of carbocation is the RDS, ठीक है। Formation of carbocation is RDS. अब ये RDS है, यानी अगर ये स्लोएस्ट स्टेप हमने किसी तरीके से फास्ट कर दिया, स्लोएस्ट स्टेप एकदम से फास्ट कर दिया, तो रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो रेट सारा का सारा इस पे निर्भर कर रहा है, इससे अगले वाले स्टेप्स पे वो निर्भर नहीं कर रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ आरडीएस पे ही फोकस करना है, ठीक है। तो अब देखो इसका जो रेट लॉ है, रेट लॉ कैसे आएगा? तो देखो रेट लॉ डिपेंड करता है सारा का सारा हमारे आरडीएस पे, और आरडीएस में अगर तुम देखोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, अकेला है ये, और किसी का भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं है, यानी दो स्पीसी रिएक्शन नहीं कर रही। तो इसके आरडीएस में कितनी स्पीसी रिएक्शन कर रही है? ओनली एलोन एल्काइल हैलाइड। तो रेट लॉ में, यानी जो इसका रेट लॉ है, रेट आर इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के, जो कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट बोलते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड टू द पावर 1, टू द पावर 1। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। हाँ भाई, तो ये इसका रेट लॉ हो गया। पिछले केस में क्या था? पिछले केस में 2 यूनिट थी, न्यूक्लियोफाइल भी था और हमारे पास एल्काइल हैलाइड भी था। अब सिर्फ एल्काइल हैलाइड है, यानी अगर हम एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हमने न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो क्या रेट बढ़ेगा डियर स्टूडेंट्स? सोच के बताओ। अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो क्या रेट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा भाई, रेट लॉ में उसका टर्म ही नहीं है। अगर उसका टर्म ही नहीं है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। अच्छा यहाँ पे ये तो लिख लिया होगा ना रेट लॉ। अच्छा अगली चीज, इससे आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली कि भाई ये जो रिएक्शन है इट इज यूनिमोलिक्यूलर, यानी इसकी मोलिकुलैरिटी जो है वो क्या है? दिख रहा है ना 1, क्योंकि इसके आरडीएस में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, पर्टिकुलरली ये जो दिया हुआ है एल्काइल हैलाइड, इट इज यूनिमोलिकुलर, हेंस इसका नाम SN1 क्यों आया शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो लिख लो एज आरडीएस इन्वॉल्व्स, as RDS involves only one molecule, as RDS involves only one molecule, only one molecule, it is unimolecular, it is unimolecular,
ठीक है, दैट इज SN1, इसीलिए SN1 इसका नाम आया। समझ रहे हो? अच्छा, अगली चीज आप सभी के साथ देखो, अब यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखनी है आपको, यहां पे केटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। जैसे देखो इन तीनों की बात कर लेते हैं, ये जो तीन जमूरे आपको दिखाई दे रहे हैं, तीन एल्काइल हैलाइड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें रेट ऑफ SN1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रेट कंपेयर करने के लिए केटायन की स्टेबिलिटी मेन फैक्टर है। समझ रहे हो? क्योंकि ये इसका RDS है, तो केटायन जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी ही किस में जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। केटायन जितना स्टेबल है, देखो सिंपल बात है, केटायन स्टेबल बनेगा तो यानी ये प्रोसेस करना, ये स्लो स्टेप करना आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा यानी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। एक सिचुएशन स्टूडेंट्स को कई बार परेशान करती है, जो मैंने पहले भी जवाब दिया हुआ है कि सर ये स्टेबल हो गया तो आगे स्टेप स्लो नहीं हो जाएगा। नहीं भाई, इतना भी स्टेबल नहीं हो जाता ये। केटायन है, दुखी है तो दुखी ही रहेगा, गम थोड़ा कम भी हो जाएगा फिर भी ये दुखी आत्मा ही है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसकी। ठीक है, तो रेट जो है ये इसका RDS है, तो लिख लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ केटायन। इसको बॉक्स में लिख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लिख लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, rate is directly proportional to stability of cation. Rate is directly proportional to stability of cation. ठीक है, बात समझ में आई सभी को, है ना? अच्छा, तो यहां पे इन तीनों में अगर हम देखें 3 डिग्री का रेट मैक्सिमम है, फिर 2 डिग्री का और फिर 1 डिग्री का। 1 डिग्री में SN1 नॉर्मली नहीं होगा क्योंकि 1 डिग्री केटायन रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता है, तो 1 डिग्री में इसमें तो खेल ही नहीं होगा, है ना? तो रेट लिख लेना यही, 3 डिग्री केटायन ज्यादा स्टेबल है, फिर ये, यानी सारा खेल यहाँ पे कार्बोकेटायन पे आ जाएगा, सारा का सारा। ठीक है, अगली चीज, जब यहाँ कायरल सेंटर प्रेजेंट है, जब यहाँ कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो यहाँ दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे भाई? Cl निकालो, केटायन बनाओ। केटायन बनाने के बाद जो OH है वो डैश पे भी आ सकता है और प्लस OH है OH पे भी आ सकता है, दोनों बनेंगे इसमें, दोनों एक दूसरे के एनांटियोमर्स होंगे। एनांटियोमर्स होंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो इस बात को लिख लो, प्रॉपर्ली लिखो, नोट्स बनाओ अच्छे से, लिखो two products will be formed when two products will be formed when leaving group is attached to chiral center. Two products will be formed when leaving group is attached to chiral center. लिविंग ग्रुप जब कायरल सेंटर से अटैच्ड है तो क्या होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो लिख लो, पहला लिखो रिटेंशन प्रोडक्ट, पहला लिखो रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन के बारे में क्या लिखोगे भाई? रिटेंशन के बारे में लिखोगे, लिखो फॉर्म्ड बाय सेम साइड अटैक। रिटेंशन के बारे में लिखो फॉर्म्ड बाय सेम साइड अटैक, फॉर्म्ड बाय सेम साइड अटैक। ठीक है, सेम साइड मतलब जिधर लिविंग ग्रुप था उधर से ही अटैक हुआ। दूसरा लिखो इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन को आप जानते ही हो, फॉर्म्ड बाय बैक साइड अटैक। इन्वर्जन में लिखो फॉर्म्ड बाय बैक साइड अटैक, है ना? अगली इसमें थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि ये दोनों आइडियली होने चाहिए इक्वल क्वांटिटी में, ये दोनों आइडियली होने चाहिए इक्वल क्वांटिटी में, लेकिन एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी में नहीं होते, एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी में नहीं होते। इन्वर्जन और रिटेंशन में एक डोमिनेट करता है। क्या तुम सोच सकते हो? सोच के देखो कौन सा डोमिनेट करेगा। अगर कोई डोमिनेट करेगा भी तो कौन सा डोमिनेट करेगा? कैन यू थिंक अबाउट दिस? सोचो सोचो सोचो, कौन सा डोमिनेट करेगा? देखो, पता है इसमें डोमिनेट कौन सा करता है? इसमें इन्वर्जन स्लाइटली डोमिनेट करता है। ठीक है, इन्वर्जन डोमिनेट ओवर रिटेंशन, इन्वर्जन थोड़ा ज्यादा बन जाता है। क्यों भाई? बैक अटैक होना ज्यादा चांसेस क्यों है? तो देखो, बैक अटैक होने के चांसेस थोड़े ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि पहली चीज,
ये जो हेलोजन है ना, ये जो लिविंग ग्रुप है, ऐसा तो होता नहीं कि एकदम से ये जैसे ही यहाँ से हटा और एकदम से गायब हो गया, समझ लो, जादूगर की तरह एकदम से, मतलब एकदम से ब्रोमीन निकलते ही खत्म हो गया, ऐसा तो है नहीं। यानी जब यहाँ से ब्रोमीन निकल रहा होगा ना, निकलते हुए भी ये सामने का रास्ता ब्लॉक करेगा। तो पहला रीजन आपको समझ में आया कि भाई रिटेंशन और इन्वर्जन में बैक साइड अटैक यानी इन्वर्जन डोमिनेट कर रहा है, बिकॉज फ्रंट से ये जो लिविंग ग्रुप है ये अभी भी पाथ को ब्लॉक करता है। यहाँ पे जो शो किया गया है उससे ऐसा लग रहा है कि भाई पाथ तो बिल्कुल एक तरह से मतलब बिल्कुल खुला पाथ है, बिल्कुल कोई भी अड़चन है उसके बीच में नहीं है, पर ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ये ब्रोमीन ऐसे नहीं जाएगा, लिविंग ग्रुप इतना आसानी से एक्स आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है, या छोड़ते हैं, दोनों चीज़ों में अगर बात करें तो लाइफ का उसूल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स है यानी जो हेलोजन है वो जब यहाँ से निकल रहा होगा या निकल रही होगी, कुछ भी मान लो इसके जेंडर को, तो ऐसे केस में वो फ्रंट से पाथ को क्या करेगी या करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो ये होता है, और भी रीजन होते हैं लेकिन इतना गहराई में जाने की और जरूरत नहीं है। तो सिंपल लिख लेना इसमें, अगला पॉइंट लिखो, इन्वर्जन प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिटेंशन प्रोडक्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट ग्रेटर देन रिटेंशन प्रोडक्ट, ठीक है। बिकॉज लिविंग ग्रुप blocks the path of nucleophile, because living group blocks the path of nucleophile from the front, block the path of nucleophile from the front से ब्लॉक करता है, ठीक है। अगली चीज, जैसे ये पर्टिकुलर रिएक्शन है इसको सॉल्वोलाइसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉल्वोलाइसिस बोला जाता है। सॉल्वोलाइसिस क्यों बोला जाता है? क्योंकि सॉल्वेंट खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शन कर रहा है। सॉल्वो मतलब सॉल्वेंट, और लाइसिस का मतलब टू ब्रेक। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस है अगर हम बात करें, क्योंकि पानी हमने लिया और पानी की वजह से पानी ने बॉन्ड को तोड़ दिया एक तरह से, ठीक है। तो सॉल्वोलाइसिस का मतलब क्या होता है, तो लिख लो, इन सॉल्वोलाइसिस सॉल्वेंट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, इन सॉल्वोलाइसिस सॉल्वेंट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, in solvolysis solvent acts as a nucleophile, ठीक है। for example in this case for example in this case for example in this case H2O acts as nucleophile as well as solvent, for example in this case H2O acts as nucleophile as well as solvent, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना हाइड्रोलिसिस, ब्रैकेट में लिख लेना भाई हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलिसिस लिख दो, ठीक है। अगली चीज, जैसे कि पिछले केसेस में SN2 में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवरेबल था, याद आया कुछ? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, DMF DMSO ये वो, यहाँ पे क्या फेवरेबल होता है? यहाँ पे फेवरेबल होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि भाई वाटर, इथेनॉल एंड समथिंग लाइक दिस। तो लिख लेना, क्या लिखोगे? PP solvent is favored in this reaction in SN1, लिख लो, polar protic solvent is favorable in SN1, PP solvent polar protic solvent is favorable in this reaction, सॉल्वेशन वगैरह अच्छा होता है उसका, इसीलिए, है ना। अच्छा, केटायन बना है तो रीअरेंजमेंट तो कर ही सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अगर उससे बेटर केटायन बने तो, ये तो पहले ही बात कर चुके हैं। तो लिख लो, केटायन formed can undergo rearrangement, cation formed can undergo rearrangement, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है वो तो कंडीशंस पे ना। ओके चलो यार, अब अपन आगे क्वेश्चंस भी करेंगे और भी फंडे इसके करने वाले हैं। एक इसका हम अब हम क्या करते हुए, अब देखो मैं कुछ मॉलिक्यूल्स आपको दिखा रहा हूँ जो SN1 नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो लिख लो, फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स cannot undergo SN1, cannot undergo SN1। SN1 क्यों नहीं कर पाते, ये आपको खुद को सोचना है।
देखो पहले ही बता देता हूँ, इन सब में मेजोरिटी में जो रीजन मिलेगा ना, सबसे बड़ा रीजन होता है अनस्टेबल केटायन बनना। सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? अनस्टेबल केटायन बनना। अगर केटायन अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन वैसे ही नहीं होगी, समझ रहे हो ना? तो सबसे बड़ा रीजन होता है केटायन के अनस्टेबल होना। सभी में रीजन सोचो, वैसे सभी में रीजन सोचो। हाँ जी एवरीवन, देखो यार, यहाँ पे 1 डिग्री केटायन जो होता है ना, वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता, तो ये बनेगा ही नहीं, फॉर्म ही नहीं होगा। यहाँ पे भी रिएक्शन फेवरेबल नहीं है। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये रीअरेंज होने के बाद तो अच्छा स्टेबल बन जाएगा ना। अरे भाई ये बनेगा ही नहीं। अगर ये बनता तभी तो रीअरेंज होता, रूम टेम्परेचर पे 1 डिग्री केटायन बनेगा ही नहीं। यानी हमें जो केटायन इनिशियली बनता है, याद रखना, जो केटायन इनिशियली बनता है उसके हिसाब से रेट देखते हैं, रीअरेंज्ड केटायन के हिसाब से हम ऐसा नहीं देखते। सो रेट डिपेंड्स ऑन द केटायन विच इज फॉर्म्ड इनिशियली एंड नॉट द रीअरेंज्ड केटायन। गॉट इट? यहाँ पे भाई आंटी जी आ चुकी हैं परेशान करने। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल केटायन, फ्लोरीन लिविंग ग्रुप ही बैड है, निकलेगा ही नहीं, जिद्दी है, कुछ भी कर लो निकल ही नहीं रहा, तो बैड लिविंग ग्रुप हो गया इसका रीजन। यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर तो है ही है, याद है आपको, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। और उसके अलावा अगर आप किसी तरीके से हिम्मत करके हेलोजन को निकाल भी दो तो उससे जो बेंजीन पे केटायन बनता है, दिस इज हाईली हाईली दुखियारा केटायन, हाईली हाईली अनस्टेबल केटायन। अंडरस्टूड? ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे वही रीजन है, Cl का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ब्रेडस्टूल वॉयलेट हो जाएगा, प्लस आएगा, याद आया ना, ब्रेडस्टूल वॉयलेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है और केटायन भी अनस्टेबल बनेगा, दोनों ही चीज अगर मतलब बात करें तो यहाँ पे भी केटायन हाईली अनस्टेबल। यानी ज्यादातर में जो रीजन आपने समझ लिया है वो है अनस्टेबल केटायन। ओके, सो गाइज लेट मी समराइज व्हाट यू हैव अंडरस्टूड इन दिस ब्यूटीफुल रिएक्शन। देखिए भाई, ये पाथवे तभी फॉलो किया जा रहा है जब दूसरा SN2 पाथवे यहाँ हो ही नहीं सकता था क्योंकि ये इतना बल्कि था। गॉट इट? अब इस पाथवे में हो क्या रहा है, मल्टीपल स्टेप हो रहे हैं। पहले स्टेप में हमारा जो लिविंग ग्रुप है डियर स्टूडेंट्स वो निकल रहा है। लिविंग ग्रुप के निकलने के बाद केटायन बनता है। केटायन बनने के बाद फिर फ्रंट से और बैक से दोनों तरफ से ही अटैक हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो, इट कैन लाइक अटैक फ्रॉम द फ्रंट एज वेल एज बैक। और उसके बेसिस पे दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं जो एक दूसरे के एनांशोमर्स होंगे विच विल रिजल्ट इन रेसमाइजेशन, रेसमिक मिक्सचर यहाँ पे बनेगा। फिर मल्टीपल आपको सारे फंडे इसके बताई दिए, सारी प्रॉपर्टीज लिखवा ही दी हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे बताए हैं जो SN1 नहीं कर सकते। होपिंग दैट यू अंडरस्टूड SN1। अच्छा, एक चीज आपको बताना चाह रहा था मैं, क्या बताना चाह रहा था मैं, यस दैट पर्टिकुलर वीडियो जिसमें आपको पूरी की पूरी फील आ जाएगी भाई असल में क्या है। सो गाइज एंजॉय, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, आप पहले इसको देखिए। हाँ जी एवरीवन, तो यार होपिंग दैट आपको ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा।
बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये हमारा लिविंग ग्रुप है, ये सबसे पहले बॉन्ड कैसे ये सारे आर ग्रुप्स हैं और कैसे ये टूट रहा है। टूटने के बाद देखो ये प्लेनर हो रहा है, ये बन गया केटान, ये हमारा अब केटान बन चुका है भाई। अब बहुत ही ये लिविंग ग्रुप देखो जाता जा रहा है, लिविंग ग्रुप निकल गया, मोहब्बत खत्म हुई, ब्रेकअप हो गया, मतलब बेसिकली ब्रेकअप हो चुका है। अब देखो अब इसके ये वही एक ही यूनिट है, लेकिन अब दो तरीके से अटैक हो सकता है। या तो अटैक यहां से हो सकता है या अटैक यहां से हो सकता है, दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। और अब देखना जब ये अटैक होकर इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो ये मिरर प्लेन की तरह बिहेव करेगा। और देखो ध्यान से, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनैंशोमर्स है डियर स्टूडेंट्स। क्या है एक दूसरे के, इनैंशोमर्स है। सही है, देखो ध्यान से इसकी फील लो, साफ दिख रहा है दोनों एक दूसरे के इनैंशोमर है। तो कैसे इसमें चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी प्लेनर है, अब ये कार्बोकेटायन है। कौन से प्लेन में है ये आपको सभी को दिख रहा होगा। और इसके बाद जब अटैक होना शुरू हुआ, ये आ गया नया न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से कनेक्ट हो सकता है, इधर भी हो सकता है। देखो अब इधर हुआ तो ये सारे के सारे जो यूनिट्स हैं ये इधर ओरिएंट हो गए राइट की तरफ, और इधर देखो लेफ्ट की तरफ ओरिएंट हो गए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये वीडियो है, जिससे पूरा SN1 की मस्त वाली फील, होपिंग दैट आप सभी को जरूर आ गई होगी। ओके गाइस, चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।